आज से और अभी से आपका हमारी फैमिली से कोई रिश्ता नहीं। मुझे वेद का तुम्हारी लाइफ में इतना इन्वॉल्वमेंट मंजूर नहीं है। बस मारे को माफी दे दीजिए देवी। दोबारा ऐसी गलती कभी ना होगी। नमस्कार दोस्तों, बहू बेटी और Z5 के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं तुमसे है तुम तक धारावाहिक से, और साथ ही आप सभी का इस्तकबाल भी करते हैं। अनु, जो चीज पॉसिबल नहीं है उसके पीछे क्यों पड़ी हो? क्या पॉसिबल नहीं है सर? पता नहीं, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? एक काम कीजिए सर, मत समझाइए। अनु, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, मेरी कुछ मजबूरियां थी। तुमसे है तुम तक में अनु, तुम्हें आर्यवर्धन और अनु के बीच चल रहा मनमुटाव अब भी जारी है। लंच भी स्किप हो गया है। भारी बरसात में आर्यवर्धन अनु को मनाने की कोशिश करता अनु, है। मुस्कुरा के बात नहीं कर सकती तो कम से कम साथ में खाना तो खा सकती हो ना। चलिए ठीक है, यहाँ पास में बहुत अच्छे छोले भटूरे मिलते हैं, आप चाहो तो हम वो जाकर खा सकते हैं। क्यों नहीं, बिल्कुल खा सकते हैं। वैसे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चलो। आर्यवर्धन की भूख और अनु के सुझाव पर दोनों छोले भटूरे खाने के लिए एक जॉइंट पर जाते हैं। जी सर, क्या लेंगे आप? भैया 2 प्लेट छोले भटूरे। मीडियम या तीखा? मीडियम। मेरे लिए तीखा। 1 मिनट भैया। जहां आर्यवर्धन जानबूझकर तीखा खाने की जिद करता है, दरअसल वो अनु को मनाने की एक तरकीब करता है। वैसे मुझे तीखे की आदत हो गई है। क्या मतलब है आपके कहने का कि मैं तीखी हूँ? नहीं, मैं तो छोले भटूरे की बात कर रहा हूँ। वैसे कहावत है हिंदी में, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैम, ये आपके लिए मीडियम और सर ये आपके लिए तीखा, और स्पेशल साथ में तीखी मिर्ची भी। सर, मैं आपको एक आखिरी बार फिर से वार्न कर रही हूँ, ये जरूरत से बहुत ज्यादा तीखे होते हैं, आप नहीं खा पाएंगे। आर्यवर्धन के इस तरह के रवैये से अनु परेशान होती है और आखिर में तीखा खाने का अंजाम आर्यवर्धन को भुगतना ही पड़ता है। सर, मैंने आपको कहा था आप नहीं खा पाएंगे। 1 मिनट रुकिए। भैया पानी दीजिए, ये वाला नहीं, मिनरल वाटर दीजिए जल्दी, और ग्लास दीजिए, ग्लास। सर रुकिए, सर पानी पीजिए प्लीज। नहीं चाहिए। ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे तीखा खाएंगे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज सुनिए और पानी पीजिए। नहीं चाहिए। मैं सर प्लीज। आप क्या कर रहे हैं? ऐसे तीखा खाएंगे आपका पेट खराब हो जाएगा, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी तब तक मैं खाता रहूंगा। लेकिन आर्यवर्धन इस तीखेपन को ही अपना हथियार बनाकर अनु से अपना माफीनामा कबूल करवाता है। रुक जाइए सर, मैंने आपको माफ कर दिया। पानी पीजिए। जाने अनजाने अनु के माता पिता गोपाल और पुष्पा शर्मा भी उसी जगह आते हैं जहां आर्यवर्धन और अनु होते हैं। अनु? दोनों को एक साथ देखकर अनु की मां पुष्पा के मन में थोड़ा शक उत्पन्न होता है। हेलो अनारकली, आई मीन अन्नपूर्णा। पूती मिल गई जिंदा? मेरी कसम, ये तो सच में। अन्नपूर्णा अस्पताल में भर्ती है और कामिनी अपनी बेटी और पोती अनिका के साथ उसकी मुश्किलें और बढ़ाने के लिए उसे टॉर्चर करने वहां पहुंचती है। और उसके बाद ना सब कुछ अनिका के नाम हो जाएगा। कामिनी अन्नपूर्णा को अपने अल्टीमेटम की याद दिलाते हुए उसे उकसाने की कोशिश करती है। आराम करो अन्नपूर्णा, और वैसे भी तुम्हारा टाइम खत्म। मॉम, यहाँ से चलते हैं प्लीज, इससे पहले कोई आ जाए। चलो। नमस्ते। अन्नपूर्णा को हाइपर होते देख
कामिनी उसकी बेटी और पोती के साथ वहां से चली जाती है। चंद्रकांत अपनी मां की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। नर्स, डॉक्टर! पेशेंट के पास भी कोई इंजेक्शन, फास्ट इंजेक्शन। डॉक्टर साहब, क्या हुआ इनको? शायद उनका अटैक आया, हार्ट अटैक। आप प्लीज बाहर जाइए, प्लीज बाहर जाइए। नर्स उनको लेके जाओ बाहर। दूसरी ओर वेद की मां तारा सरू से मिलने उसके हॉस्टल पहुंचती है। सुना तुम किसी प्रॉब्लम में थे, वेद तुम्हारी हेल्प करने आया था। चलो अच्छा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारी हेल्प करने के लिए वेद ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग छोड़ दी। एक दोस्त के लिए इतना कौन करता है। जहां वेद और सरू के रिश्ते पर दोनों में संगीन बातें होती मुझे हैं। बार बार एक ही बात करना पसंद नहीं है और ना ही मेरी आदत है। कहा था तुमसे कि वेद से दोस्ती के आगे सोचना भी मत। तुम वेद की अच्छी दोस्त हो, लेकिन उससे आगे वेद से कोई और रिश्ता जोड़ने की सोचना भी मत। लेकिन मुझे वेद का तुम्हारी लाइफ में इतना इन्वॉल्वमेंट मंजूर नहीं है। तारा सरू को अपने बेटे वेद से दूर रहने की सलाह के साथ साथ चेतावनी भी देती है। वसुधा में आपने देखा कि दोनों भाई देव और अविनाश मिलकर किस तरह नैना नाम की देव की काल्पनिक गर्लफ्रेंड बनाकर वसु को बेवकूफ बना रहे हैं, ताकि वसु खुद जेलस होकर अपने प्यार का इजहार देव से करे। काश नैना यहाँ होती तो अपने हाथों से ऐसे चाय कॉफी बनाती कि पूरा दिन बन जाता, थकान ही मिट जाती। देव भी उसी ड्रामा को कंटिन्यू करते हुए फिर एक बार वसु के मन में ईर्ष्या उत्पन्न करने की कोशिश करता है। नैना को कॉल कर लेता हूँ। अब कॉफी तो फीकी मिली है, उसकी मीठी आवाज सुन के शायद दिन बन जाए। कर लेता हूँ। याद आ गई मेरी? तुम्हारी यादों के सिवा मेरे पास और कुछ है ही कहाँ। कैसी हो तुम? रात कैसी कटी तुम्हारी? अच्छा ये बताओ, कहाँ हो तुम? ठीक हो ना? और ये बताओ, क्या कर रही हो? वसुधा दोनों भाइयों के झांसे में भी आ जाती है, मगर जलन के मारे वसुधा देव के कमरे से निकलकर अविनाश के कमरे में उसे कॉफी देने पहुंचती है कि तभी फिर से मुझसे मिलने आओ ना। उसके सामने दोनों भाइयों की पोल खुल जाती है। तो यूं खिचड़ी पका रहे हैं दोनों भाई और हमारे को मिलकर बना रहे हैं बुद्धू। गई वसु, गई मतलब आग भड़क चुकी है दादा। अच्छा दादा सुनो मेरी बात सुनो। अभी फिलहाल हम ऑफिस चलते हैं, ऑफिस के लिए बहुत देर हो गई है, वहां बैठ के सारी बातें करेंगे, ठीक है? ओके। जादूगर तू कब आई? अब बस अभी वो, हमारे को माफ कर दीजिए ना, अभी से मैंने काफी लाने में थोड़ी देरी कर दी। कोई बात नहीं। वसुधा अपनी बेवकूफी पे मुस्कुराते हुए काल्पनिक नैना को याद करती है और मन ही मन खुशी से झूम उठती है। तो मुझे आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे बता सकते हैं कि उमा जी पहले कहाँ रहती थी? यहाँ हमारे घर से थोड़ी दूरी पर छोटा सा घर था, किराए पे ले रखा था उमा ने। आप मुझे वहां का एड्रेस दे सकते हैं? जमाई नंबर 1 में नील प्रमोद जी से उमा के बारे में जानने की कोशिश करता है।
उमा के बारे में जानने नील अपने दोस्त शशांक की मदद लेता है। चौराहे के पास। एक मिनट। हेलो शशांक, मैंने तेरे फोन पे एक एड्रेस भेजा। ये वो एड्रेस है जहां उमा जी पहले रहा करती थी। एक काम कर, वहां जा और उनके बारे में पता कर। कोई पुलिस कंप्लेन नहीं है उमा जी के नाम पे, लेकिन हाँ, इसी पुलिस स्टेशन में कई साल पहले एक पासपोर्ट वेरिफिकेशन हुआ इनके नाम से। शशांक कुछ दस्तावेजों के साथ उमा से जुड़ी कुछ खबर लेकर आता है, जो नील और प्रमोद जी को और उलझन में डाल देती है। उमा ने कभी पासपोर्ट तो नहीं बनवाया? उमा जी को जो पासपोर्ट इशू हुआ है वो 10 अगस्त 2000 में इशू हुआ था। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, उमा जी उस वक्त प्रेग्नेंट थी, तो फिर अचानक से इन्होंने पासपोर्ट क्यों बनवाया? नील अपनी तरफ से दिमाग लगाकर उमा की उलझन को सुलझाने की कोशिश करता है। बिजनेस मीटिंग के लिए उसे लंदन जाना था। 2 महीने बाद वहीं तितली पैदा हुई। सभी लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। दूसरी तरफ मंजरी और प्रथम के बीच रिश्ता ठीक नहीं चल रहा। सबको यही लगेगा कि सुसाइड है। प्रथम मंजरी को रास्ते से हटाने के लिए उसी का सुसाइड प्लान बनाता है, जिसे मंजरी भांप लेती है। तभी मंजरी भी अपने आप को बचाने के लिए दूध में बेहोशी का दवाई मिलाकर प्रथम को पिलाती है और अपने आप को बचा लेती है। मंजरी, कुछ है क्या? अजीब सा टेस्ट आ रहा है इसका। शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। जाने अनजाने हम मिले की कहानी में ठीक गणपति उत्सव में सच्चाई की बुराई पर जीत होती है। शारदा बुआ की पोल खुलने के बाद सारे रिश्ते टूटने के कगार पर आते हैं। आज से और अभी से आपका हमारी फैमिली से कोई रिश्ता नहीं। और ये बात अच्छे से सुन लीजिए मिस्टर राघव सूर्यवंशी, एक बार मुझे रीत से बात करनी है। क्यों बात कर रहे हैं तुम? आपने तो दीदू को अपने घर से, अपने दिल से बाहर निकाल दिया था ना। ध्रुव अपनी बहन रीत की पैरवी करते हुए राघव से लड़ पड़ता है। उसकी गलतियों को गिनते हुए रीत को न्याय दिलाने की कोशिश करता है। आपका जब मन करेगा आप दीदू की जिंदगी में वापस आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, आप ये हक खो चुके हैं। और एक भाई होने के नाते मैं ये फैसला लेता हूं कि रीत चौधरी आज से आपके लिए एक अनजान इंसान है। ध्रुव रीत की रक्षा के लिए उसकी ओर से खुद फैसला लेते हुए रीत को राघव से अलग करता है। चलते जाओ। टीका आंटी को तो आपने आज मारा है, लेकिन आपके अंदर का इंसान सालों पहले मर चुका था। जब करीब तू था। राघव रीत के बिछड़ने से टूट जाता है। यादों के जरिए अपने गम को संभालने की कोशिश करता है। दूसरी ओर रीत अपने पिता की तस्वीर के सामने खड़े होकर हादसे को याद करती है। पापा, पिता पर लगा कलंक मिटाने में उससे देरी होने के कारण क्षमा भी मांगती है। अपनी बेटी को माफ कर दीजिए। पर मैं क्या करती? रीत का शारदा जी पे शक करना बिल्कुल सही था, लेकिन मैंने क्या किया?
मैंने उसकी हर बात को नजरअंदाज कर दिया, ये सोच के कि रीत की माँ शारदा बुआ को न समझ पाने की गलती को याद करते हुए अपने आप को कोसती है। तभी रीत उसे संभालने की कोशिश करती है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो आपकी अच्छाई है ना। और सच कहूँ तो मैं भी कभी बुआ जी के बुरे इरादों को समझ नहीं पाती अगर मैं उस घर में नहीं रहती होती तो। भगवान ने हमारा उस घर से रिश्ता इसीलिए जोड़ा था ताकि हम अपने पापा के कातिल तक पहुंच सके। राघव के लिए ध्रुव की बातें सुनकर रीत चौंक जाती है। मुझे नहीं लगता कि हमें उस घर के किसी भी इंसान से कोई भी रिश्ता रखना चाहिए। तो उस घर में वापस नहीं जाएगी, समझी तू? तो दोस्तों आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में और देखते हैं नए शोज की झलक। तब तक आप इन शोज के फुल एपिसोड्स देखिए ZEE5 पर, वो भी बिल्कुल फ्री, क्योंकि ZEE5 पर है अपनी भाषा और अपनी कहानियां।